नमस्कार साथियों, उलगुलान जारी है कि इस नए वीडियो में आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। आज का यह वीडियो हम एक ऐसे आदिवासी नायक की जीवन कथा पर आधारित करते हैं जिनको अंग्रेज़ों की सत्ता ने इंडियन रॉबिन हुड का खिताब प्रदान किया था। सही पहचाना, हम बात कर रहे हैं टंटे भिल इनकी। हमें बहुत दुख होता है जब आज भी कई भारतीय लोग इस बहादुर और जाबाज इंसान को नायक के तौर पर नहीं बल्कि एक चोर लुटेरा कहकर याद करते हैं। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आज भी कई लोग उनकी असल ज़िंदगी के बारे में जानते ही नहीं, क्योंकि टंटे भिल ना तो किसी बड़े रईस घराने से थे और ना ही किसी ऊंची जाति के, इसलिए उनका इतिहास दबा देना बहुत आसान था। लेकिन आज के ज़माने में जब हर हाथ में मोबाइल हो और दुनिया की कोई भी जानकारी हमें पलक झपकते ही मिल सकती हो, तो इस छुपे इतिहास को उजागर करना बहुत आसान हो गया है। हमारे इस चैनल का उद्देश्य भी यही है कि टंटे भिल जैसे कई नायक और नायिकाओं जो सिर्फ किसी पिछड़े जाति के होने के कारण भुला दिए गए हो, उनको लोगों के सामने लाना, उनकी ज़िंदगी, उनके कारनामों का इतिहास उजागर करके उन्हें मशहूर बनाना है। अगर आप भी हमारे उद्देश्य से सहमत है तो कृपया हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने परिजनों में शेयर भी करें। टंटे भिल इनका जन्म सन 1842 में मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में पंधाना तहसील के बड़दा गांव में हुआ। उनकी मां उनके बचपन में ही गुजर चुकी थी, लेकिन फिर भी उनके पिता भाऊ सिंह ने कभी दूसरी शादी नहीं की और अपने दुबले पतले बच्चे को अपने आप खुद ही पाल लिया। उनका नाम टंट्या क्यों रखा गया, इसके बारे में भी एक रोचक कथा सुनाई जाती है। टंट्या बचपन से ही बाकी बच्चों से ज़्यादा दुबले पतले और लंबे थे। निमाड़ में ज्वार के पौधे को सूखने के बाद लंबा, ऊंचा और पतला होने पर टंटा कहा जाता है, इसलिए इस बच्चे को सभी टंटा कहकर पुकारने लगे और बाद में वही उनका नाम बन गया। टंट्या जी को उनके पिता भाऊ सिंह ने लाठी, गोफन एवं तीर कमान चलाने का प्रशिक्षण दिया। कड़ी मेहनत से टंट्या ने भी धनुर्विद्या में महारत हासिल की। टंट्या जब युवा हुए तब परंपरा के अनुसार उनका विवाह कागजबाई इनसे हुआ। विवाह के बाद काफ़ी समय तक वे पारिवारिक जिम्मेदारियां निभाने में उलझे रहे। खेती संभालते संभालते वे गांव के युवाओं को इकट्ठा करके उनसे कई विषयों पर खुली चर्चा करते थे। वे व्यवहार कुशल तो थे ही, उसके साथ साथ उनकी विनम्रता ने भी सभी गांव वालों का दिल जीत लिया था। 30 साल की उम्र तक वे गांव के युवाओं के अघोषित नेता भी बन चुके थे। मध्य प्रदेश के खंडवा जिले की अधिकतर जमीनें बंजर थी। वहाँ की खेती बारिश पर ही निर्भर थी। अगर बारिश न हुई तो सूखा पड़ जाता था और अन्नदाता किसान भूखा रहने पर मजबूर हो जाता था। ऐसे ही हालात से गुजरने वाले टंट्या के सामने तो मुश्किलें और भी बढ़ चुकी थी। उनकी भूमि का 4 साल का लगान भी बकाया हो चुका था। उन्हीं दिनों उनके पिता का देहांत होने से वे अकेले ही खेतीबाड़ी संभाल रहे थे। ऐसे में लगान न चुका पाने की वजह से मालगुजार ने उन्हें अपनी भूमि से बेदखल कर दिया। अपने परिवार को पालने के लिए अब गांव छोड़ने का समय आ चुका था। ऐसे में उन्हें याद आया कि उनके पिताजी भाऊ सिंह ने अपने मित्र शिवा पाटिल के साथ मिलकर सम्मिलित रूप से पोखर की एक ज़मीन खरीदी थी, लेकिन भाऊ सिंह की पारिवारिक ज़मीन बड़दा में होने से पोखर की ज़मीन पर अकेले शिवा पाटिल ही खेती करते थे। आज से पहले कभी ज़रूरत न पड़ने से भाऊ सिंह ने भी शिवा पाटिल से कभी भी अपना हिस्सा नहीं मांगा था, मगर अब वह वक्त आ चुका था कि पोखर जाकर अपने पिताजी के नाम की ज़मीन का हिस्सा हक से मांगा जाए। शिवा पाटिल ने वैसे तो बड़े मान सम्मान के साथ अपने मित्र के बेटे टंट्या का स्वागत किया, मगर जब उसके आने की वजह मालूम हुई तो शिवा पाटिल की लालच ने दोस्ती का गला घोट दिया। शिवा पाटिल ने टंट्या को उसका हक देने से इनकार किया। इस अन्याय से क्रोधित होकर टंट्या ने वापस बड़दा आकर अपना मकान और बैलगाड़ी बेचकर कुछ नगद राशि जुटाई और खंडवा के अदालत में शिवा पाटिल पर धोखाधड़ी का मुकदमा चलाया। यह मुकदमा शिवा पाटिल ने झूठे गवाहों की मदद से जीत लिया। इस साफ साफ अन्याय से टंट्या के मासूम मन में इंतकाम की आग बढ़ने लगी। क्रोध से आग बन चुके टंट्या ने शिवा की ज़मीन पर जबरन कब्जा किया। उसके नौकरों के साथ मार पिटाई भी की, लेकिन शिवा की शिकायत पर पुलिस ने टंट्या को पकड़कर जेल भिजवाया। इस गुनाह के लिए उन्हें 1 साल की कठोर कारावास की सज़ा हुई।
जेल में रहते रहते टंटा ने देखा कि यहाँ पर भी अन्याय का सिलसिला जारी है। जेल में भी बहुत से पुलिस अधिकारी बंदियों के साथ अमानुष व्यवहार करते थे। यह सब देखकर टंटा के मन में पनप रही चिंगारी ने आग का रूप ले लिया। जेल से रिहाई के बाद बाकी लोगों का टंटा के साथ रवैया बिगड़ने लगा। कहीं पर भी कोई चोरी, कोई डकैत या मारपीट होती तो सबसे पहला शक टंटा पर ही किया जाता था। इससे टंटा के सामने मुश्किलें और भी बढ़ने लगी। उनका सुकून छीन लिया गया। इन बातों से तंग आकर टंटा ने हीरापुर में अपना ठिकाना बसाना चाहा, लेकिन वहां पर भी उनको एक चोरी के झूठे आरोप में पकड़कर उन्हें जेल भिजवाने की कोशिश की गई। उसी दौरान उन्होंने बिजानिया भिल नाम के अपने एक मित्र के साथ कई पुलिस वालों को अपने तलवार से जख्मी किया। इस गुनाह में उन्हें 3 साल की सजा हुई। सजा खत्म होते ही वे फिर से अपना ठिकाना बदलकर खरगोन में एक गांव झिरना में रहने लगे। वहां पर रहते हुए उन्होंने आसपास के इलाकों में जितने भी लोग साहूकारों या मालगुजारों के अन्याय से पीड़ित थे, उनको इकट्ठा कर अपनी टोली बना ली। अब उनकी टोलियां ऐसे साहूकारों या फिर मालगुजारों पर नजर रखती थी जो गरीबों पर अन्याय करते थे, गरीबों के साथ अमानुष व्यवहार रखते थे या फिर उनकी माँ बेटी पर जुल्म जबरदस्ती करते थे। ऐसे साहूकारों, मालगुजारों के घर पर मुनासिब वक्त देखकर टंटा और उनके साथी धाबा बोल देते थे। उनका खजाना लूटकर सारी दौलत और अनाज गरीबों में बांट देते थे। इसी दौरान 30 जून 1876 को एक जमींदार हिम्मत सिंह के यहाँ डकैत हुई, जिसमें उस जमींदार को गोली से मारा गया। इस गुनाह के आरोप में टंटे की तलाश शुरू की गई और एक षड्यंत्र रचाकर उन्हें गिरफ्तार भी किया गया। 20 नवंबर 1878 को खंडवा की अदालत में टंटा को अपने साथीदार दौलिया और बिजोनिया के साथ साथ अदालत में पेश किया गया। उस वक्त तक टंटे जी की शोहरत इतनी बुलंदी पर थी कि महज उनकी एक झलक देखने के लिए हजारों की तादाद में लोगों ने अदालत में भीड़ बनाई। इसके बाद उन्हें खंडवा जेल भेजा गया। वहां पर उन्होंने जेल से फरार होने की योजना बनाई और 24 नवंबर 1878 को रात के घने अंधेरों में 20 फीट ऊंची दीवार लांघकर टंटा और उनके 12 साथी जंगल की ओर फरार हो गए। इसके बाद पुलिस से छिपने के लिए टंटा कभी भी ज़्यादा समय तक किसी एक गांव में नहीं रहते थे। हमेशा एक गांव से दूसरे गांव अपना ठिकाना बदलते रहते। अब तो उनकी शोहरत इतनी बढ़ गई थी कि कई युवा खुद उनकी टोली में शामिल होने की ख्वाहिश करते थे। लेकिन अपनी ताकत बढ़ने पर भी टंटा ने कभी भी अपनी राह नहीं छोड़ी। वे सिर्फ उन्हीं जमींदारों या साहूकारों को लूटते जो गरीबों, औरतों और बच्चों पर जुल्म करते थे, और उनसे लूटा हुआ खजाना, माल और दौलत, यहाँ तक अनाज भी ज़रूरतमंदों में बांट देते थे। उन्होंने हमेशा गरीबों की मदद की, गरीबों की बेटियों की शादियाँ करवाई, भूखों को खाना दिया, बीमारों को इलाज के लिए, गरीबों को रोटी, कपड़ा और मकान के लिए धन दिया। लूटी हुई दौलत से वे खुद एक राजा की तरह रह सकते थे, लेकिन उन्होंने अपने कामों से लोगों के दिल पर राज किया। सभी लोग, चाहे वो बड़े हो या छोटे, टंटे को टंटे मामा कहकर पुकारते थे। कई लोग तो आज भी उनकी पूजा करते हैं। उनके अच्छे कामों से वे लोगों में मसीहा बन गए, लेकिन साहूकारों, मालगुजारों समेत अंग्रेज सरकार के लिए वे किसी बुरे सपने से कम न थे। उनके नाम की दहशत इतनी बढ़ गई थी कि सिर्फ उनके नाम से ही साहूकार कांपने लग जाते थे। उनकी बढ़ती ताकत से उनके साथीदारों ने एक दिन में ही 24 गांवों में डकैती डाली। हर दिशा से, हर गांव से सिर्फ टंटा का नाम सुनाई देने लगा। लोगों में तो अफवाह यहाँ तक बढ़ी कि टंटा कोई साधारण मनुष्य नहीं, बल्कि असाधारण महापुरुष है और अपनी जादुई शक्तियों से वे एक ही समय अलग अलग जगह जा सकते हैं। इन अफवाहों से टंटा जी को मानने वाले लोग उनकी श्रद्धा से पूजा करने लगे और उनसे डरने वाले लोग और भी ज़्यादा डरने लगे। 1880 में एक बार एक सरकारी रेलगाड़ी से ले जाया जा रहा अनाज लूटकर टंटा जी ने अकाल से पीड़ित गरीब भूखे लोगों में उसे बंटवाया। वे कहते थे कि टंटा मामा के रहते कोई गरीब भूखा नहीं सोएगा। इस लूट के बाद गरीब लोगों में वे और भी मशहूर हो गए। अपने बागी जीवन में टंटा जी ने लगभग 400 डकैती करके सारी दौलत और अनाज गरीबों में ही बांट दिया। वे लूट करते समय अनावश्यक हत्या का विरोध करते थे। उन्होंने लूट के दौरान कभी किसी औरत पर जुल्म नहीं किया।
सभी औरतों को वे बहन मानते थे, लेकिन अगर कोई उनका विश्वासघात करता तो वे उसकी नाक काटकर उसे सजा भी देते थे। दिन ब दिन टंटे की ताकत और आम लोगों में उनकी शोहरत बढ़ते देख अंग्रेज सरकार ने उनको पकड़ने के लिए टंटा पुलिस नाम से विशेष दस्ता बनाया, जिसमें दक्ष पुलिस वालों को रखा गया। इस टंटा पुलिस ने टंटे जी को पकड़ने के लिए कई जगह पर छापे मारे, किंतु टंटा उनकी पकड़ से बाहर ही रहे। अब तो टंटा को पकड़ने में मदद करने वालों को इनाम भी घोषित करवाया गया और उसके इश्तिहार भी हर जगह भेज दिए गए। लेकिन अगले 7 सालों तक टंटा को पकड़ने में टंटा पुलिस नाकाम ही रह गई। इस दौरान एक खास नामी पुलिस अफसर, जिनको इंग्लैंड से टंटा को पकड़ने के लिए भेजा गया था, टंटा ने उनकी नाक ही काट दी। इसके बाद सन 1888 में टंटा पुलिस ने मालवा भील करपस भोपाल पलटन के साथ संयुक्त अभियान चलाकर टंटा को पकड़ने की कोशिश की। उन्होंने हर जगह छापे मारे। उस दौरान टंटा का प्रभाव मध्य प्रांत, सीपी क्षेत्र, खानदेश, होशंगाबाद, बैतूल, महाराष्ट्र के पर्वतीय क्षेत्र से लेकर मालवा के पथरीले क्षेत्र तक फैला हुआ था। इतना बड़ा इलाका छानकर टंटा को पकड़ना आसान नहीं था। इसलिए अब अंग्रेज सरकार ने होलकर सरकार के साथ मिलकर निमाड़ में विशेष अधिकारियों को टंटा को पकड़ने की जिम्मेदारी सौंपी। इसी दौरान टंटा ने बीजानिया, दौलिया, मोडिया और हिरिया जैसे निडर, जाबाज और बहादुर साथी भी गंवाए थे, इसलिए उनका गिरोह कमजोर पड़ गया था। इन खास पुलिस अधिकारियों की निगरानी में पुलिस सिपाहियों ने टंटे के ठिकानों को चारों ओर से घेरा, जिससे टंटे को जंगल में भागना पड़ा। वहां पर कई दिनों तक टंटे को सिर्फ जंगली फल खाकर गुजारा करना पड़ा। इसी बीच टंटे ने गणपत सिंह से संपर्क किया और उसके कहने पर मेजर ईश्वरी प्रसाद से पाताल पानी के महू के जंगलों में मुलाकात की, लेकिन टंटे ने शरण में आने से इनकार किया। 11 अगस्त 1896 में श्रावण मास की पूर्णिमा के पावन पर्व पर यानी रक्षाबंधन के दिन गणपत सिंह ने टंटे से आग्रह किया कि वे गणपत की पत्नी से राखी बंधवाने के लिए उनके घर आ गए। उनके आग्रह पर टंटा अपने 6 साथियों समेत गणपत सिंह के घर पहुंचे। वहां गणपत ने उनका जोर शोर से स्वागत किया। फिर साथियों को आंगन में ही बिठाकर राखी बंधवाने के लिए गणपत ने टंटा को घर के भीतर ले लिया, जहां पर पहले से ही मौजूद पुलिस सिपाहियों ने निहत्थे टंटा को दबोचकर गिरफ्तार कर लिया। संकट का अंदेशा होते ही उनके साथी गोलीबारी करते हुए जंगल की ओर भाग गए। आखिरकार अंग्रेज सरकार टंटा नाम के इस शेर को पकड़ने के लिए कामयाब हो गई। गिरफ्तारी के बाद उनको खंडवा से इंदौर होते हुए जबलपुर भेजा गया। जहाँ जहाँ पर टंटा को ले जाया गया, वहाँ वहाँ उनको देखने के लिए लोगों की भीड़ जमा होती गई। 19 अक्टूबर 1889 में टंटा को फांसी की सज़ा सुनाई दी और 4 दिसंबर 1889 को उन्हें फांसी की सज़ा दी गई। गरीबों में मशहूर इस जननायक टंटा का शव उनके परिवार वालों को सौंपने से भी अंग्रेज सरकार डरती थी। इसलिए इस वीर का शव उन्होंने पाताल पानी के जंगलों में रेल के पटरी के पास फेंक दिया। जहाँ पर उनका शव मिला, उस जगह लोगों ने उनकी समाधि और मंदिर बना दिया। आज भी इस जगह से गुजरने वाली हर रेल यहाँ कुछ समय पर रुककर हॉर्न बजाकर उन्हें सलामी देती है और फिर आगे बढ़ती है। आज कई सालों के बाद भी टंटा के प्रभाव क्षेत्र में घरों में बड़े बुजुर्ग टंटा की दास्तान अपने बच्चों को सुनाते हैं। उन पर लिखे गए कई गाने पोवाड़े आज भी गर्व से गाए जाते हैं। कई घरों में टंटा को भगवान की तरह पूजा जाता है। अंग्रेजी सत्ता के खिलाफ बगावत करने वाले टंटा मामा का नाम भारत के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों से अंकित हो चुका है। आओ हम सब मिलकर उनका नाम समाज में फिर से मशहूर बनाएं। जय भारत, जय संविधान, जय टंटा मामा भील।